हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 4 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट जो भी समाचार हैं करंट अफेयर्स उन्हें देखते हैं। पहला है, 2 रेल कंपनियां जो हैं उन्हें नवरत्न का दर्जा मिला है। पहला तो IRCTC है, जो हम साइट से बुक करते हैं टिकट वगैरह, वही IRCTC, उसे नवरत्न का दर्जा मिला है। दूसरा है जो IRFC, तो कौन सा IRFC और IRCTC, इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है और दोनों कंपनियां रेल कंपनियां हैं। तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा आ सकता है कि किससे संबंधित है और कौन से नंबर की है। तो जो IRCTC है वो रेल की जो टिकट की बुकिंग करते हैं और खाने पीने का जो बुकिंग करते हैं उससे संबंधित है, और ये भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी के रूप में स्थापित हुई है। जबकि IRFC है, ये रेलवे के वित्त पोषण से संबंधित है, मतलब रेलवे को जो रुपए चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उसे जुटाने से संबंधित है IRFC। तो फाइनेंस से याद रख सकते हैं, ये 26वां जो है 26वीं नवरत्न के रूप में स्थापित हुई है। इसी से पहले जो इरकॉन वगैरह है, RBNL है, ये पिछले वर्षों में सूचीबद्ध हुई थी। तो अभी कितना हो चुकी हैं? अब 26 कंपनियां हो चुकी हैं। अब नवरत्न देखें और महारत्न, दो नाम हम सुनते हैं, उनका थोड़ा बेसिक देखते हैं। तो जो PSU सेक्टर होता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, उन्हें महारत्न, मतलब सरकारी जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है PSUs को। तो PSU 3 में होते हैं, उन्हें क्या 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 कहा जाता है? पहला महारत्न होता है, दूसरा होता है जो नवरत्न होता है, और तीसरा होता है मिनी रत्न। तो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के रूप में उन्हें स्थापित अलग अलग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि कुछ उनके स्वायत्त, मतलब उन्हें स्वतंत्रता होती है, साथ ही साथ उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी होती है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उसे थोड़ी आज़ादी दी जाएगी। जैसे कि जब महारत्न की हम बात करते हैं, कौन सा? महारत्न। तो महारत्न सरकार की वो कंपनियां होती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होंगी और सबसे ज़्यादा लाभप्रद भी होती हैं। तो लाभ भी सरकार को पहुंचा रही होती हैं और वो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो पिछले 3 साल का डाटा लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये 3 की जगह 2 कर देगा पेपर में, या 1 कर देगा, या 5 कर देगा। तो 3 वर्ष हमें याद रखना है। 3 वर्ष के औसत टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए जब हम महारत्न मानेंगे। दूसरी शर्त है, जो नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी औसत नेटवर्थ है। टर्नओवर तो 25,000 करोड़ का हो, पर अगर जो उसकी औसत नेटवर्थ है, मतलब उसका जो रुपए है, कंपनी की वैल्यू है, वो 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए पिछले 3 वर्षों में। साथ ही साथ औसत जो लाभ है, जो नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ का होना चाहिए या उससे अधिक। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसी चीज़ें होंगी तो हम क्या कहेंगे? जो महारत्न कंपनियाँ। महारत्न में बड़ी कंपनियाँ आती हैं, जैसे हम जो सुनते हैं ONGC, भेल कंपनी, गेल कंपनी, तो ऐसी जब हम सुनते हैं वो आती हैं महारत्न वाले में। तो मेन टारगेट क्या याद रखना? 5,000 करोड़ तक का ये निवेश जो है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मतलब सरकारी कंपनी है तो हर एक चीज़ पूछने के लिए सरकार से पूछना पड़ेगा, पर महारत्न होने का यही एक अच्छा फ़ायदा है कि 5,000 करोड़ तक का वो निवेश बिना सरकार की मर्जी से अपने मतलब खुद से ही कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। फिर अब बात करते हैं जो अभी ये नवरत्न का दर्जा मिला है। तो नवरत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया है, इसमें दूसरा स्तर होता है, मतलब सब महारत्न के बाद का जो स्तर होता है, इनका देखा जाता है 3 वर्षों में औसत प्रॉफिट 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। उसका कितना? 25,000 करोड़। इसका कितना है? 5,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, मतलब लगभग काफ़ी कम है इनका, तो 5,000 करोड़ का है। और जो नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी कितनी थी? नेटवर्थ 15,000, इसकी है 10,000 करोड़। तो नेटवर्थ 10,000 हो और औसत जो प्रॉफिट है 5,000 करोड़ का हो। मार्केट में अच्छी स्थिति होनी चाहिए। उसके में क्या शर्त थी? स्टॉक मार्केट में उसका होना चाहिए। इसका ऐसा नहीं है। इसमें कौन सी आती हैं? जैसे अभी हमने देख लिया IRCTC, ये है। साथ ही ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऐसी जो आती हैं, हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऐसी कंपनियां जो आएंगी, मतलब हम जिन्हें सबसे ज़्यादा मेनली सुनते हैं वो उसमें आती महारत्न में, उसके बाद नवरत्न में आ जाएंगी। तो नवरत्न में क्या है इन्हें फ़ायदा? कि 1,000 करोड़ रुपए तक का अगर इन्हें निवेश करना हो तो बिना सरकार की अनुमति से कर सकते हो। उसमें कितना? 5,000 करोड़। तो बस यही चीज़ें हमें अंतर याद रखना था इसके। अगला जो आर्टिकल है वो डॉल्फिन को लेकर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन है, ऐसा आंकड़ा बताया गया है। तो अगर हम चार्ट में देखें तो 2400 के आसपास हमें दिख रहा है संख्या। फिर उसके बाद बिहार आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, असम और अन्य राज्य में। तो हमें 2 राज्य याद रख सकते हैं हम, 2 या तीनों ही, कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का चार्ट है। तो उत्तर प्रदेश में देखो नदियाँ ज़्यादा हैं,
उत्तर प्रदेश में नदियाँ, गंगा नदी का क्षेत्रफल भी अपने यहाँ काफ़ी है। तो गुजरात के गिरवाला जो नेशनल पार्क वाला एरिया है, वहाँ पे अभी बैठक हुई थी। पहली इंपॉर्टेंट है, कैसी पहली नदी डॉल्फिन की अनुमानित रिपोर्ट जारी करी गई है। तो क्या याद रखना है, भारत की पहली नदी डॉल्फिन को लेके अनुमानित रिपोर्ट दर्ज की गई है। और इसी में बताया गया कि भारत में जो है देश में कुल 6,327 जो है, सब और नंबर टाइप के वैसे मतलब मिलेगा 3 6, तो 6,327 नदी डॉल्फिन है, जिनमें से आधा तो लगभग हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये याद रखना है इसके बारे में। अब बात करें गंगा डॉल्फिन की, क्योंकि गंगा डॉल्फिन की तो बात कर रहे हैं, तो गंगा डॉल्फिन की गणना करी गई है 2000 से बढ़कर अभी डॉल्फिन की संख्या जो पूरे भारत में वो 6000 हमने देख लिया। शीर्ष राज्य भी देख लिया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब सर्वाधिक क्षेत्र जो है, मतलब किस सर्वेक्षण क्षेत्र कितने एरिया में किया गया है, तो 8 राज्यों की 28 नदियों को देखा गया है। डॉल्फिन की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर पूछा है घट रही है संख्या, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है संख्या। तो उत्तर प्रदेश भारत में कहाँ मिलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ने तीनों ही वो बेहद जरूरी वाली नदियां हैं, उनमें मिलता है। पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिलती है। पंजाब में केवल 3 डॉल्फिन है, जो सबसे कम है पंजाब में। अब देखते हैं थोड़ा डॉल्फिन के बारे में। तो अपने यहाँ मिलती है गंगाटेक डॉल्फिन। तो जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये हम जानते ही है, जलीय जीव है। मिलता है, अब नदी में मिल रहा है तो ये फ्रेश वाटर रहेगा, मतलब ये मीठे पानी की डॉल्फिन होती हैं, तभी ये नदियाँ में मिलती हैं। और ये इंडिकेटर होती हैं। अगर पूछा जाए क्या ये इंडिकेटर है स्पीसीज हैं, तो ये बिल्कुल इंडिकेटर स्पीसीज है। मतलब नदी अगर स्वस्थ होगी तो ये ज़्यादा पाई जाएंगी, और नदी अगर अस्वस्थ होगी, दूषित होगी, कम पाई जाएंगी। लिस्ट में कैसे में आती हैं IUCN की, तो इंडेंजर्ड जो लिस्ट होती है, संकटग्रस्त हैं, मतलब क्रिटिकली वगैरह में नहीं है, संकटग्रस्त हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना भारत में ये मिलती हैं। तो गंगा जो गंगेटिका और गैंगेटिका जो इनका नाम है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है जो डॉल्फिन होती है उनके बारे में इतना हम जानते हैं साइंस में कि अंधी होती हैं, तो ये क्या यूज़ करते हैं, तो वो याद रखना है। ये यूज़ करते हैं तकनीक सोनार का यूज़ करते हैं, जो इको आधारित होता है, जो मतलब इको साउंड छोड़ते हैं। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। भारत में कहाँ, सिंधु वाली में मिलती है एक डॉल्फिन, तो ये वाली है। और पंजाब सरकार ने राज्य जीव भी घोषित कर रखा है, कौन सी, सिंधु वाली को। पंजाब में कम है, पर सिंधु जो डॉल्फिन है वो पंजाब का जलीय जीव भी है। उसके बाद हिंद महासागर में एक हम्पबैक डॉल्फिन भी मिलती है, जो भारत में कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी तट की तरफ भी कुछ मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी में। इन्हें कहते हैं हम्पबैक जो है डॉल्फिन है। थोड़ी गुलाबी सी ग्रे सी होती है, जो वीडियो वगैरह में देखते रहते हैं। तो डॉल्फिन संरक्षण अब 2020 में मोदी जी के द्वारा डॉल्फिन संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये हमने याद रख सकते हैं। विक्रमशिला याद रख सकते हैं, जो विक्रमशिला बिहार में है जगह, वहाँ पे डॉल्फिन सेंचुरी भी है। उसके बाद अगर हम ऑस्कर पे जाएँ, तो ऑस्कर जो है वो अभी मिला है अनोरा को। 5 पुरस्कार जीते हैं इस बार के, ज़्यादातर जो मिल रहे हैं मूवी को अनोरा ही को मिले हैं। तो यहाँ पे देखा, साथ ही ब्रिटिश वाला एक दिन हमने चर्चा की थी, ब्रिटिश जो ऑस्कर होते हैं उन्हें भी यही मिला है, अनोरा को ही। तो अनोरा सीन बेकर की फिल्म है, निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और जो अभिनेत्री हैं उन्हें सबने ही ये पदक जीता है। अभिनेता कौन चुने गए, तो अभिनेता ये है एड्रियन ब्रांडी। द ब्रूट लिस्ट के लिए इन्हें चुना गया है, तो द ब्रूट लिस्ट के लिए एड्रियन ब्रांडी है, इन्हें चुना गया है अभिनेता। उनका दूसरा ऑस्कर है ये। साथ ही भारतीय फिल्म की बात करें तो जो प्रियंका चोपड़ा की फिल्म हुआ करती थी, शॉर्ट फिल्म, प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा की, तो ये शॉर्ट फिल्म थी अनुजा। जो अनुजा थी उसे गई तो थी, वो नामांकित हुई थी, नॉमिनेटेड, पर मिल नहीं पाया है। मिला किसे है, आई एम नॉट अ रोबोट, इसे मिला है शॉर्ट फिल्म के लिए। पर भारत से कौन सी गई थी, अनुजा गई। ये देखा हमने। लॉस एंजल्स में इस बार थोड़ा अलग क्या हुआ था कि इस बार जो होस्ट हुआ करते थे, होस्ट कॉनन ओब्रायन थे, उन्होंने हिंदी में कहा था भारत के लोगों को नमस्कार। तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी वाली चीज़ यूज़ की तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही समारोह में जो कैलिफोर्निया में चूँकि आग लगी है पूरे एरिया में, तो जो दमकल कर्मी है उन्हें सम्मानित थोड़ा किया गया था। तो ये हमने इसके बारे में देखा। अगला इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई, उसमें कहा है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा नौकरी के लिए अब कोशिश करती हैं, तो ये बताया गया है। तो पुरुषों का अगर देखें और महिलाओं की तुलना में महिलाएं जो हैं वो 8.24% हैं, जबकि पुरुष हैं वो 6.6% के आसपास हैं। महिलाओं को वेतन जो चाहती हैं वो 70 से 80 हज़ार के आसपास, और पुरुष भी यही है। तो महिला रोजगार में थोड़ा ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ये है। तो ये रिपोर्ट आई है अभी। अब इसमें एक रिपोर्ट में एक चीज़ याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल सबसे पसंदीदा राज्यों में से हैं
तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथे नंबर पर। तो याद रख सकते, सबसे पसंदीदा राज्य है इस मामले में, याद रखना है। साथ ही उच्च वेतन की आकांक्षा में जो महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, तो दो चीज़ें याद रख सकते हैं। ये तमिलनाडु टॉप पे रहेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है एशियाई शेरों की गणना और वन्यजीव संरक्षण की नई पहल स्टार्ट हुई है। तो एशियाई शेरों की जो शेर है उनकी गणना तो मई 2025 में एशियाई शेरों की गणना होगी। है गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में की जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं भारत में गिर वाला एरिया है जो, उसी एरिया में केवल शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक जो शेर हैं, तो उसी एरिया में ये होगा। लॉयन सफारी, तो मोदी जी के द्वारा गिर राष्ट्रीय उद्यान में लॉयन सफारी का आनंद लिया गया अभी जब ये बात करी गई थी। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित सलीम अली पक्षी जो केंद्र है में वन्यजीव उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र इसके संबंध में संरक्षण वगैरह करेगा वन्यजीव के लिए। तो हमने क्या याद रखना है, हमें एशियाटिक लॉयन का इस बार क्या होगा, जनगणना होगी इनकी आगे। अब एशियाटिक लॉयन के बारे में बात करें तो भारत में केवल एक ही एरिया में पाए जाते हैं, गिर वाले एरिया में। ये जो अफ्रीका जो शेर है उसकी ही एक उप प्रजाति होती है। अफ्रीका का जो शेर होता है उसी की उप प्रजाति है, कुछ इसमें अलग बस चीज़ें होती हैं। तो स्थान इसका क्या है, एशियाटिक केवल और केवल गिर में मिलता है, जबकि अफ्रीका का जो शेर होता है वो पूरे सहारा वाले एरिया में मिलता है, मतलब उत्तर पूरा अफ्रीका जो उत्तरी एरिया है अफ्रीका का उसमें ये मिलता है। एशिया वाले जो हैं गिर वाले ये थोड़े छोटे होंगे और हल्का इनका शरीर होता है, और जबकि अफ्रीका वाले बड़े होंगे, भारी शरीर होगा। इनके बाद दूसरा क्या है, ये छोटे समूह में रहेंगे, ये बड़े समूह में रहेंगे। भारत वाले ज़्यादा आक्रामक नहीं होते व्यवहार में, जबकि अफ्रीका वाले जो शेर होते हैं ज़्यादा आक्रामक होते हैं। तो ये याद रख सकते हैं। दुनिया में केवल यहीं चूँकि अपने यहाँ एशियाटिक पाए जाते हैं, जो एशियाटिक लॉयन है, तो 1965 में इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया था गिर वाले एरिया को। क्यों? क्योंकि पूरे एशिया में यही मिलते हैं, तो 1965 में अभ्यारण्य इसे घोषित कर दिया था। उसके साथ ही अन्य अभी संभावित स्थान बताए जा रहे हैं कि भारत अब गिर से कहीं और भी स्थापित कर दें, जैसे कोई समस्या आए तो ऐसा किया जा रहा है कि कूनो में संभावना है कि कूनो में अब इन्हें भेजा जाएगा। साथ ही राजस्थान का मुकुंदरा वाला हिल्स है, तो ये वाली चीज़ें रहेंगी। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ये आ सकता है कि एशियाई शेरों की जनगणना तो हो रही है, पर वो जनगणना कैसे क्या होता है, तो ये हर 5 साल में होती है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो जानवरों की होती है ज़्यादातर 5 साल में ही है, तो 5 वर्षों में एशियाटिक शेरों की जनगणना की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही एशियाटिक वाली करेगा तो राज्य सरकार जो गुजरात सरकार है प्लस भारत सरकार इसे करती है, तो ये हमें याद रखना था, 5 सालों में की जाती है। अभी लगभग जो एशियाटिक शेर है तो पिछली वाली जनगणना के हिसाब से 674 शेर हैं जो एक गिर वाले एरिया में, और इन्हें गुजरात का गौरव कहा जाता है। तो ये हमने काफ़ी डिटेल से इसे देख लिया। अगला है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में। तो इसकी जो बैठक हुई है गुजरात के गिर वाले एरिया ही में हुई है। बैठक अध्यक्षता किसने की है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा कि बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है, तो इसी के संबंध में ये इंपॉर्टेंट रहे। तो गिर में की गई है, साथ ही मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। चीता प्रोजेक्ट सहित अन्य सभी चीज़ों पर इस पर चर्चा की गई है, क्योंकि चीता भी लाए गए थे पिछले वर्षों में। साथ ही गुजरात का जो बन्नी ग्रासलैंड वाला एरिया है, यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो सोन चिरैया इसे कहते हैं कि संरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। तो 2 क्वेश्चन हमें मिले यहाँ पे। जो सोन चिरैया होता ही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसके संरक्षण कहाँ पे किया जाएगा, मतलब उसके संरक्षण को मंजूरी दे दी गई है कहाँ, अभी जो गिर वाले एरिया में ये हुआ है, बैठक हुई है। तो ये 2-4 चीज़ें हमें याद रखना है। शेर और तेंदुए के रहन सहन का दस्तावेजीकरण का भी निर्णय लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक जो नाम आया था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, अब सोचो वन्यजीव बोर्ड कब बना होगा और कैसा ये संस्था होगा। तो ये कैसा संवैधानिक संस्था है, नहीं विधि द्वारा बनाया गया, तो ये एक वैधानिक निकाय है। कब बना होगा, तो भारत में जो वन्यजीव, नाम ही क्या है वन्यजीव बोर्ड, तो वन्यजीव अधिनियम भारत में कब आया था, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में आया था 1972 के द्वारा, तो उसके तहत ही इसे स्थापित किया गया था। पर स्थापना जो हुई थी वो तुरंत तो नहीं हुई थी, अधिनियम 72 के तहत हुई थी, पर स्थापना 2003 के हुई थी। अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है, प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता। और इसमें जो सदस्य होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो सदस्य होते हैं वन्यजीव बोर्ड में, तो हम एक तो सदस्य याद रख सकते हैं। तो सदस्य होंगे वो होते हैं 47 अध्यक्ष होते हैं कौन, प्रधानमंत्री। बना कब था वन्यजीव बोर्ड, तो 2003 में बना था। ये इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं इसके वन्यजीव बोर्ड के बारे में।
और यही चलाता है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, इको सेंसिटिव जोन, जो भी होता है भारत में ऐसा ये करते हैं। इसके बाद है डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और सर्कुलरिटी जो है, सर्कुलरिटी कार्यशाला का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। तो डेयरी क्षेत्र के लिए कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में स्थिरता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो पूछा जाए डेयरी के लिए कहाँ हुआ है, तो अगर नाम दे देगा आनंद वाला एरिया, आनंद जो गुजरात में है जहाँ अमूल चलता है, तो वो सही सा लगेगा। तो ये याद रखना ही कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। उद्देश्य क्या है? वही डेयरी की इकोनॉमी को बढ़ावा देना है भारत में। तो ये है। इसके बाद है 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी का जो फोरम हुआ है वो जयपुर में हुआ है, मतलब जो सम्मेलन हुआ सर्कुलर इकोनॉमी का। अब 3R 3P ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। तो इनमें क्या है? तो राजस्थान में 12 में क्षेत्रीय 3R इकोनॉमी का उद्घाटन किया गया वहाँ के जो मुख्यमंत्री और इन सब के वजह से। तो जयपुर हमें याद रखना है बस। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यहाँ पे प्रो प्लेनेट प्यूपिल मतलब 3P नाम दे दिया है। तो प्रो प्लेनेट प्यूपिल, एक पी से प्रो प्लेनेट और प्यूपिल दिया गया है। और ये सारी सर्कुलर का इकोनॉमी का मतलब पूरे हर एक इकोनॉमिकल, जब इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो तो पूरा हो, तो ये सारी चीज़ें घोषणा इसमें। तो फोरम में 3C जो देखा हमने 3R 3C ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी 3C को लॉन्च किया गया है। तो अगर पूछा जाएगा तो ये देखा हमने। इसके बाद नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, मतलब जो पहले उधार लेते थे बोरोवर्स टू बिल्डर्स लॉन्च हुई है नीति आयोग की रिपोर्ट। अब भारत में नीति आयोग डेली एक रिपोर्ट तो जो जारी कर ही देता है, तो हर एक इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है ना उनका ज़्यादा है। बस इसमें ये याद रख सकते बोरोवर्स टू बिल्डर्स किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। तो इसमें क्या हो जाएगा? महिलाओं की वित्तीय भागीदारी पर केंद्रित है। तो महिलाएं पहले बोरोवर्स थी या बिल्डर्स हैं, तो ये महिलाओं की भागीदारी से संबंधित है, इतना याद रख सकते हैं। तो इतना रहेगा इसमें, बाकी ये डाटा वगैरह होता है इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशंस विश्व वन्यजीव दिवस। तो 3 मार्च को मनाया जाता है, मतलब कल मनाया गया था विश्व वन्यजीव दिवस। तो वन्यजीव 2 नहीं है, कितने? 3, ऐसे याद कर सकते हैं। वन्यजीव 3 मार्च को मनाया था, तीसरा महीना, तीसरी डेट। और इसमें क्या है? वन्यजीव दिवस। तो ये याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है? वन्यजीव और पौधों को पहचानना। थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। तो ये देखा हमने। अगला है 18वें लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, लोकसभा चुनाव में अच्छे नेतृत्व के लिए जम्मू कश्मीर मुख्य सचिव को सम्मानित किया गया है कि वहाँ पे सही से चुनाव हो सके हैं। तो वहाँ के मुख्य सचिव अटल दुल्लू हैं। अटल दुल्लू को 18वें के लिए ये मुख्य लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। तो दुल्लू याद रखना ये। उसके बाद है बिहार में अभी बजट आया है। तो बिहार में 3.37 करोड़ का, मतलब 3.17 लाख करोड़ का बजट आया है। अब इस बजट में जो मेन थीम है वो है, जो एक तो शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा रुपए दिया गया है, साथ ही साथ जो हमें पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक महिला हार्ट पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। जैसे ये कहीं पूछ लेगा कि कौन से राज्य के बजट में महिला हार्ट प्रोजेक्ट की चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये और ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जिम ऑन व्हील, महिला स्वस्थ रहें इस वजह से जिम हो, पर जिम कैसे हो? अब जिम में तो जा नहीं सकती हर महिला, तो जिम ऑन व्हील मतलब बस में कोई या कैसे भी होगा ये, तो जिम ऑन व्हील योजना लागू करी है। तो किसने की है? बिहार ने की है। तो ये 2 पॉइंट याद रहेंगे, महिला हार्ट और जिम ऑन व्हील वाला है प्रोजेक्ट के तौर पर ये स्टार्ट किए गए। उसके बाद आखिरी जो आज का है वो है जय शाह को आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। अब जय शाह जो अभी आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई के पूर्व सचिव हुआ करते थे, उन्हें ये अवार्ड फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस के तहत दिया गया है। सम्मेलन हुआ था ये अभी वाला जो मुंबई में हुआ था, जियो का सेंटर है वहाँ पे मुंबई में ये हुआ था। तो किसे? जय शाह को मिला है। तो ये याद रखना है। तो ये हमारा था 4 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।